अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को स्टडी करेंगे कि उनमें फील्ड्स की एग्जिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक में मेटल्स को एज अ कंडक्टर देखा था और उनमें किस तरह से फील्ड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी बाउंड्री कंडीशंस को स्टडी किया था। इसी तरह से हम अब डाइलेक्ट्रिक्स को और सेमीकंडक्टर में इतना कोई ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं फील्ड इफेक्ट फॉर कंडक्टर्स बेसिकली। तो सेमीकंडक्टर्स का प्रिंसिपल समवट इन द मिडल है बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। सो अगर आपने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को और बाउंड्री कंडीशंस को ध्यान से देखा है तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ सेमीकंडक्टर मटेरियल भी फॉलो करते हैं। सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसमें ये है कि जैसे इसमें जो मेटल्स या मेटालिक कंडक्टर्स हैं उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रीट करते हैं एज फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कैरियर ऑफ करंट है। इसी तरह लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में होल्स भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। सो इन जो फैक्टर था हमारे पास सिग्मा वाला, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर नहीं, होल्स की बेस पर भी डिफाइंड होता है। सो देयर इज़ कंबाइंड इक्वेशन फॉर दिस सिग्मा फैक्टर, यानी सिग्मा अब सिर्फ रो ई इंटू म्यू ई यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि होल्स की मोबिलिटी पर भी डिपेंड करेगी। होल्स मीनिंग इन अदर वर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि होल्स का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर एक इलेक्ट्रॉन लीव करता है आउटरमोस्ट शेल से, तो जो एटम है उसके ऊपर एज अ होल एक पॉजिटिव चार्ज काउंट होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इम्बैलेंस हुआ है, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। सो दोज पॉजिटिव चार्ज इज़ ट्रीटेड एज अ होल। ठीक, और ये होल्स सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है कि जो होल है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, इसी तरह से होल्स भी फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और सेमीकंडक्टर मटेरियल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पैराग्राफ की फॉर्म में दी हुई हैं। यू कैन स्टडी दैट। इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं है, सिर्फ कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि अगर टेम्परेचर वेरी होता है तो उसके हिसाब से सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ किस तरह से अफेक्ट होती हैं। स्पेसिफिकली 2-3 मटेरियल्स को जो है वो सामने रखा हुआ है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम एंड सो ऑन, उनके कुछ डिफरेंसेस किए हुए हैं। सो यू कैन स्टडी दैट। अब हम सीधा आते हैं नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की तरफ कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं, क्योंकि हमारा मसला सिर्फ कंडक्टर से नहीं बढ़ता, हम डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर भी जो फील्ड डेवलप होती है उसका इन स्पेसिफिक जो चार्ज जो है वो हम स्टोर करते हैं। हम उस चीज़ की तरफ फोकस करेंगे थोड़ा सा कि वो किस तरह से, किस प्रिंसिपल पे स्टोर होता है और किस तरह से उसमें फील्ड्स अफेक्ट करती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भी है उसमें क्या है कि डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी viewed एज अ फ्री स्पेस अरेंजमेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक डायपोल्स। तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक डायपोल्स का रोल जो है वो बड़ा वाज़ेह है। डायपोल्स को हमने प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया, एक टॉपिक को छोड़ा था हमने। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है, अगर उनका कॉम्बिनेशन हम देखें एज अ होल तो वो एक डायपोल कहलाता है इन शॉर्ट। इसमें और भी कई ज़्यादा फिज़िकल सिग्निफिकेंसेस हैं, लेकिन हम उस चीज़ को स्किप कर रहे हैं। हम सिर्फ आप इसका ओवरऑल ओवरव्यू देख रहे हैं। सो एक डायपोल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों से मिलकर बनता है। सो उनके सेंटर्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं आपस में। ठीक, वैसे तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि इनके लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आपस में। सो ये अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक रहते हैं ताकि इनके जो सेंटर्स हैं वो मिले ना आपस में। सही, तो ये एक जगह पर ही रहते हैं, यानी वो मज़ीद आगे नहीं जाते, एक लिमिट है इनके इकट्ठे रहने की। लेकिन क्योंकि ये हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं और ये हमेशा उसके लिए ही होगा जहाँ पे चार्जेस का बैलेंस हो, या जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
+1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज उसके साथ अटैच्ड होगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। सो इनको कहते हैं ये बाउंड चार्जेस हैं, ठीक। ये मतलब अपनी जगह पर ही रहते हैं, ये अपनी जगह पर रहते हैं और स्लाइटली पोजीशंस को शिफ्ट कर सकते हैं सिर्फ, तो इससे ज़्यादा पोजीशंस को शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी हम मतलब ये फिक्स रहेंगे अपनी जगह पर, और अगर चाहें तो इनकी थोड़ी सी मूवमेंट सिर्फ हो सकती है। अच्छा, ये बाउंड चार्जेस जो हैं they are treated as other sources of electrostatic field. Therefore we would not need to introduce the dielectric constant as new, यानी जैसे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के केस में कांस्टेंट मोबिलिटी फैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया था और दूसरे कांस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स के केस में हम अगर चाहें तो इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, अगर अनलेस कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाने की। सो उससे उसका एक ऑल्टरनेटिव ये होता है कि हम हर एक चार्ज को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ एसोसिएट कर दें। सो इसको भी हम मज़ीद देखते हैं। सो इसमें हम कॉन्सेप्ट सब पढ़ेंगे पोलराइजेशन के, परमिटिविटी के और फ्री रिलेटिव परमिटिविटी के। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें पोलराइजेशन का है, जो कि डायपोल्स और या डायपोल्स से भी उससे ड्राइव हुआ है, डायपोल्स के कॉन्सेप्ट से ड्राइव हुआ है, तो हम इसको आगे स्टडी करते हैं। सो जो सारे डाइलेक्ट्रिक, और ये मतलब हर एक डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का के हिसाब से वेरी करती हैं ये चीज़ें। अब जो चीज़ कॉमन है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, जो करेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, चाहे वो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैस हैं या किसी भी स्ट्रक्चर की हैं, उनमें जो चीज़ कॉमन है वो है उनकी एबिलिटी एनर्जी को स्टोर करने में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की। अब ये एनर्जी कैसे स्टोर होती है, उसमें ये है कि कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, क्योंकि डायपोल्स को मैंने कहा कि उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, वो एक मूव नहीं करते, यानी नॉट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो मूव नहीं करते डायपोल्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड, सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो क्या होता है कि वो ज़्यादा मूव नहीं करते, सिर्फ थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते हैं अपनी, और उस पोजीशन चेंज करने का जो इफ़ेक्ट है वो एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में हमें रिज़ल्ट में मिलता है। तो ये जो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट होती हैं। सो द डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज एनालॉगस टू लिफ्टिंग, ये कुछ एनालॉजीज दी हुई हैं, यू कैन स्टडी दैट। जो एक्चुअल मैकेनिज़्म है अब हम उसको स्टडी करते हैं कि वो क्या होता है। एक्चुअली इतना आसान नहीं होता ये डिस्प्लेसमेंट जो मैं आपको भी बता रहा था, इसमें थोड़ी सी और चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं नॉन पोलर। अब पोलर कौन से होते हैं और नॉन पोलर्स कौन से होते हैं? पोलर जो कि पोलराइजेशन को करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और नॉन पोलर वो होते हैं जो कि बिल्कुल रैंडम से मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए उनकी जो है वो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है, जो कि उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, उनके उस डिस्टेंस के हिसाब से वो आगे शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। वैसे तो फिक्स होते हैं, लेकिन वो कर रहे हैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक। और हर एक पेयर जो है वो डायपोल के तौर पर एक्ट करता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो हम डायपोल का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता दूँ। सो वैसे तो नॉर्मली जो डायपोल्स हैं वो क्या होंगे, अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो वो रेंडमली प्लेस्ड होंगे, उनका कोई एक स्पेसिफिक प्लेसमेंट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो डायपोल्स हैं, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और एक डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। सो अगर हम इतनी स्ट्रॉन्ग इस फील्ड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें तो क्या होता है उसका इफेक्ट कि जो डायपोल्स हैं वो अपनी पोजीशन तो मतलब जो ओरिएंटेशन है वो तो अलाइन कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ क्या होता है कि उनकी वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी थोड़ी सी हो जाती है, यानी उनके आपस में जो डिस्प्लेसमेंट है
क्योंकि पहले वो फिक्स थे, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है कि उनकी डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ी सी वो हो जाती है। अब इसके मुकाबले में अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनकी डायपोल अरेंजमेंट नहीं होती, ये रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, जब तक कि उन पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ना की जाए। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं और डायपोल की तौर पर बन जाते हैं। और क्या कहते हैं, अगर वही सेम काम के अगर इन पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ये इनकी डिस्प्लेसमेंट भी होती है आपस में। सो जो भी, चाहे वो नेचुरली ऑकरिंग डायपोल्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड डायपोल्स हैं, उसकी दोनों के केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन के बगैर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन के बाद क्या होता है कि इनकी जो बिहेवियर है उसको हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग डायपोल मोमेंट, यूजिंग इक्वेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट सिंपली क्या है, चार्ज ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस, यानी कि चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। सो जितना चार्ज है और जितना डिस्टेंस उनके दरमियान हुआ है उस डायपोल के दरमियान, तो वो हमारे पास उसको उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग वैल्यू नोन एज डायपोल मोमेंट पी, स्मॉल पी। और ये क्योंकि बोर्ड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इसकी भी कोई एक डायरेक्शन होती है, और ये डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में वो अलाइन होते हैं। और ज़्यादा नॉर्मली ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही इसकी डायरेक्शन होती है। सो जिस फील्ड में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये डायपोल मोमेंट भी होगी। सो इसके जो यूनिट्स हैं वो कूलम पर मीटर, क्योंकि ये क्यू है। अब ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है ये रिप्रेजेंट की हुई है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो भी दो बाउंड चार्जेस हैं उनमें से जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी बात हो रही है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा तो हम यही कहते हैं कि ये एक ही जैसा चार्ज है, तो इस वजह से हम एक पॉजिटिव चार्ज को ही इसमें कंसिडर करते हैं। सो नो assume that there are n dipoles, ठीक है। एक वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ डायपोल्स हैं। डायपोल्स तो आपको पता लग गया कि वो क्या है। अब एक यूनिट वॉल्यूम है आपके पास डेल्टा वी, उस वॉल्यूम रीजन में n डायपोल्स क्रिएट हुए हैं, तो उसमें जो टोटल मोमेंट होगी उस पर्टिकुलर वॉल्यूम की, दैट विल बी गिवन बाय p total, that is equal to sum of all the moments, individual moments, dipole moments। और अगर डायपोल जो है वो सेम डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। अगर तो वो रेंडमली अलाइंड है तो फिर क्या होगा कि ये भी हो सकता है कि ये जो टोटल डायपोल मोमेंट है दैट इज इक्वल टू जीरो, एसेंशियली जीरो, दैट विल बी जीरो, क्योंकि कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे एंड सो ऑन। अब इसी से डायपोल मोमेंट से ही पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पोलराइजेशन एक्चुअली इज द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। This is the basic definition for polarization. So polarization is represented by capital P, dipole moment small p से, और polarization capital P से। तो capital P is given by dipole moment per unit volume. So this limit delta V approaches to zero represents कि ये small volume के लिए हम represent कर रहे हैं, incremental volume के लिए। और dipole moment जो है वो from 1 to n dipoles, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो है कूलम्स पर स्क्वायर मीटर, और इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फील्ड। सो इसके बाद हम एक सिनेरियो को स्टडी करते हैं कि एक आपके पास रीजन है उसके अंदर, और इससे फिर हम ड्राइव करते हैं अपने बेसिक इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यानी अगर पोलराइजेशन का इफेक्ट है तो उससे जो यानी डायपोल्स हैं, पहले तो हमने डायपोल्स को कंसिडर ही नहीं किया, लेकिन अगर डायपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और पोलराइजेशन का इफेक्ट है तो आपकी जो स्पेसिफिकली ये होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में। तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये हम मेटल्स के लिए स्टडी नहीं कर रहे या कंडक्टर्स के लिए स्टडी नहीं कर रहे, अब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। सो अगर इस तरह की चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, डायपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और पोलराइजेशन वाला फैक्टर है, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस चीज़ की तरफ जो है वो आ रहे हैं। सो उसके लिए एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक एरिया है, ठीक है, उसके अंदर एक स्मॉल रीजन है, स्मॉल सरफेस एरिया है, डेल्टा एस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अब ये कंसिडर करें कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सही। पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का आपको मैंने बता दिया, जिसमें पोलराइजेशन फैक्टर है, जिसमें जिसमें डायपोल्स हैं और जिसमें डायपोल्स नहीं है, इन अदर वर्ड्स, ठीक। तो जो एक ऐसा मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है वो। तो अब हर क्योंकि नॉन पोलर है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि उसकी डायपोल मोमेंट नहीं होगी। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ाहिर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक डायपोल्स नहीं होंगे, तो डायपोल्स नहीं होंगे तो डायपोल मोमेंट भी नहीं होगी। अब नॉर्मल कंडीशन में डायपोल मोमेंट नहीं है और पोलराइजेशन ज़ीरो है थ्रू आउट द मटेरियल, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी एक रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया, डेल्टा एस जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस है डेल्टा एस, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इस स्पेसिफिक सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन से क्या होता है कि डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा, डायपोल्स क्रिएट होंगे और डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। अब सच दैट जो जो डायपोल मोमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट है उनके दरमियान एंगल थीटा बनता है। अब कैसे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उसमें डायपोल्स क्रिएट हुए। अब डायपोल्स क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि डायपोल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सो इनमें कुछ ना कुछ एक डिस्प्लेसमेंट होगी, एक स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट होगी। तो अब जो जो तो इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डायपोल मोमेंट है उनके दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज़ गिवन बाय दिस फैक्टर थीटा। ये एक मॉलिक्यूल की, ये एक डायपोल की ना जो डिस्प्लेसमेंट और मोमेंट, डायपोल मोमेंट का सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक। सो यानी एक डायपोल है और इसका मोमेंट जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा ऑब्वियसली, और जो इनका क्या कहते हैं इसको, जो ये डायरेक्शन है फील्ड की, सॉरी, और इसी डायरेक्शन में जो है वो आपकी वो होगी डायपोल मोमेंट होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है। सो इनका जो एंगल बन रहा है वो कुछ थीटा बन रहा है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान। फॉर एग्जांपल जो भी एंगल है, चाहे वो 90 का है, चाहे वो 90 से कम है या ज़्यादा है, डिपेंड्स। सो अगर तो डिस्प्लेसमेंट हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो एंगल है इनके दरमियान वो थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो बाउंड चार्जेस हैं, बाउंड चार्जेस मैं दोबारा से बता दूं कि तो बाउंड चार्जेस कुछ जो आपने अभी तक पढ़े हैं वो हैं मूवमेंट ड्यू टू फ्री चार्जेस, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में क्योंकि डायपोल्स हैं, जहाँ पे डायपोल्स होंगे उनकी जो वो उस पर जो चार्जेस होंगे वो हम कहेंगे कि ये बाउंड चार्जेस हैं, यानी एक जगह पे फिक्स्ड हैं वो। उनकी वैसे मूवमेंट हो सकती है लेकिन एक बाउंड मूवमेंट होगी उनकी, वो मतलब एक दूसरे को आपस में लेके चलेंगे, एक दूसरे के बगैर नहीं चलेंगे। सो ये जो बाउंड चार्जेस हैं ये डेल्टा एस यानी जो सरफेस है उसके अक्रॉस जो है वो मूव करेंगे। अब हर एक चार्ज जो है वो डायपोल क्रिएशन के साथ एसोसिएटेड है और उनका डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रैवल किया होगा दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्वलेंट टू 1/2 डी कॉस ऑफ थीटा। किस डायरेक्शन में, इस डेल्टा एस की डायरेक्शन में। डेल्टा एस एक्चुअली ये सरफेस एरिया है, ये हमारे पास सरफेस एरिया है, इसके परपेंडिकुलर उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। तो यानी क्या होगा कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है अगर वो इस सरफेस के नीचे है तो वो डेल्टा एस से तक एटलीस्ट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाफ ऑफ दिस डी जो है वो ट्रैवल करेगा और इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज है जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है फॉर एग्जांपल इनसाइड है, इसके अंदर है, तो ये अपवर्ड्स ट्रैवल करेगा और इसका डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमने फैक्टर लिया हुआ है डी, उसका हाफ तकरीबन जो है वो मूवमेंट होगी इसकी। इसी तरह से नेगेटिव चार्जेस के लिए भी है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी ऑपोजिट टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो डाउनवर्ड्स ट्रैवल करेंगे। अब हमारे पास अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, n डायपोल्स हैं, तो टोटल नेट चार्ज जो होगा उनके अंदर वो होगा n q d cos थीटा इंटू डेल्टा एस, या फिर जो चार्ज है टोटल
दैट विल बी गिवन बाय, ये बी जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली बाउंड चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे हम क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं फ्री चार्जेस से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट। अब लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बाउंड चार्जेस की बात कर रहे हैं, डायपोल्स की बात कर रहे हैं, तो इस केस में बाउंड चार्जेस होंगे। सो डेल्टा क्यू बी विल बी इक्वल टू एन क्यू डी डॉट डी डेल्टा एस। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक्चुअली पोलराइजेशन की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो इसमें हम अगर रिप्लेस कर दें इसको पोलराइजेशन से, पोलराइजेशन वाले फैक्टर से, तो डेल्टा क्यू बी विल बी इक्वल टू पी डॉट डेल्टा एस। अब ये इक्वेशन हमारे पास आई है तकरीबन सिमिलर फॉर जैसे हमारे पास आई थी गॉसेस लॉ की। एनीवेज इसमें ये अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर इसको हमने करना है तो पूरा रिप्रेजेंट करना है, ये हम स्मॉल एरिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने ओवर द एंटायर सरफेस उसको रिप्रेजेंट करना है, सो क्या होगा कि इफ़ यू इंटरप्रेट डेल्टा एस एज एन एलिमेंट क्लोज सरफेस के तौर पर, अगर हम इसको ट्रीट करें कि एक क्लोज सरफेस है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, तो जो डेल्टा एस है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड्स है। और क्या हो रहा है कि तो जो हमारे पास क्लोज सरफेस के लिए जो बनता है ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन बनती है, दैट इज़ यूजिंग दिस इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल फॉर्म। सो दिस क्यू बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी डॉट डी एस ओवर द एंटायर सरफेस, ठीक। अब ये नेगेटिव जो साइन है वो इसकी वजह से आया है, आपके डेल्टा एस के आउटवर्ड होने की वजह से, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इस वजह से। तो जो हमारे पास क्यू टी जो गॉसेस लॉ की इक्वेशन है जनरल, वो क्यू जो चार्ज एंड क्लोज इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, डी डॉट डी एस एक्चुअली था, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई ओवर द एंटायर सरफेस। So this QT actually is the representation of charges, free charges and bound charges, ये इन दोनों का सम है। अब हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। तो हम अगर QT और ये क्या कहते हैं QT और QB की वैल्यू हमारे पास है, तो हम फ्री चार्ज है उसको निकाल सकते हैं यहाँ से। तो जो फ्री चार्ज है दैट इज़ गिवन बाय QT माइनस QB यूजिंग दिस टू रिलेशनशिप्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट E प्लस P डॉट डी एस। So this is actually the representation of flux density for बाउंड चार्जेस। और यू कैन से कि हमने अब जो रिलेशन निकाला है ये वाला D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E, और इसमें एक फैक्टर पोलराइजेशन वाला वो डायपोल्स के लिए है। यानी बाउंड चार्जेस अगर आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो जो फ्लक्स डेंसिटी है दैट विल बी मोर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P पोलराइजेशन। और Q जो हमारे पास निकलता है, जो रिलेशनशिप बाकी रिलेशनशिप्स वैसे ही रहते हैं जैसे आपके उसके अंदर बाउंड चार्जेस के लिए हमारे पास जो रिलेशन बनता है फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू बाउंड चार्जेस अलग होंगे। अगर आपने टोटल निकालना है तो टोटल के लिए वो टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, और इसी तरह से अगर आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब नॉर्मली अभी तक आपने जितना निकाला है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाला है, लेकिन अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है टोटल चार्जेस का और बाउंड चार्जेस का, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। फिर भी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास बाउंड चार्जेस की कंडीशन होगी। वैसे जब हमने अगर निकालनी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है तो हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अगर हमने टोटल चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई, और अगर हमने बाउंड चार्जेस के लिए निकालना है तो हम जो डेल ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो करेंगे पोलराइजेशन वाला, क्योंकि पोलराइजेशन भी उसी तरह से रिप्रेजेंट हो सकती है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी।
अच्छा, एक और चीज़ जो रह गई है हमारे पास, वो है रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। सो जो लीनियर इन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक जैसे ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इन दोनों का लीनियर रिलेशनशिप है अपने आपस में, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन P इज इक्वल टू एक्स ई। इसको हम ची कहते हैं, ची कहते हैं, ची मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। सो दिस इज़ एक्चुअली कांस्टेंट, ठीक है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये आपको पता है, ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक। और जो अगर हम इसको रिप्लेस करें प्रीवियस इक्वेशन में डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी में, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और ये फैक्टर एक बनता है। दिस इज़ एक्चुअली द परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की टर्म आई है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि हमने अब रिप्रेजेंट किया है। तो जो वैसे नॉर्मली हमारे पास इक्वेशन आती है, अगर हमने अभी तक देखी है दैट द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड ई, यानी फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप देखा है वो है विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन एक्चुअली हर जगह पे फ्री स्पेस नहीं होती, हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डिफरेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्री स्पेस के अलावा कोई डाइलेक्ट्रिक है, तो आप वो एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म को यूज़ नहीं कर सकते। इन दैट केस आपको ये दो टर्म से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये दो टर्म मिलके टोटल परमिटिविटी निकालती हैं। यानी परमिटिविटी इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एंड द परमिटिविटी एंड ऑफ फ्री स्पेस। सो ये कुछ दी हुई है अपेंडिक्स सी में, आप इनको देख सकते हैं। वैसे अगर आपको फ्री स्पेस के अलावा कोई डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है दरम्यान में, तो उसके लिए आप ये जो है वो कंसिडर करेंगे अभी तक। लेकिन जितने भी हमने कंसिडर किए हैं केसेस, वो फ्री स्पेस के लिए कंसिडर किए हैं। हमने यही अज्यूम किया कि आपके पास जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, और उस फ्री स्पेस में चार्जेस की मूवमेंट हो रही है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है, उसी के हिसाब से फ्लक्स डेंसिटी बन रही है। लेकिन अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स हैं, और डाइलेक्ट्रिक्स में ज़रूरी नहीं कि फ्री स्पेस हो, वो हम डिफरेंट मटेरियल भी हो सकता है। सो उस केस में हमने कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो निकाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये फ्लक्स डेंसिटी का है। फ्लक्स डेंसिटी से ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, और इसी तरह से बिटवीन पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिलेशनशिप देखा है, और उसी रिलेशनशिप से ड्राइव किया रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी वाले रिलेशनशिप से ही हमने परमिटिविटी को ड्राइव किया। सो ये कुछ नई टर्म्स आपने देखी हैं, बाकी तकरीबन वैसे ही है, यू कैन स्टडी दैट। बाकी ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लें, इतना वो नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद हम बाउंड्री कंडीशंस को स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।